हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हमारी क्यूट सी फीमेल लीड मिंशी को दिखाया जाता है कि जॉब के सिलसिले में ही बात करने के लिए शहर के सबसे बड़े विलेन जिन जैन के पास आती है, और यही है हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हीरो जिनजान। अब वो तो एक मस्कुलर्स मैन है, आते ही उसने देख लिया था एक बंदे ने इसको धोखा दिया था, तो जिनजान के हाथों में तो उसकी शामत आ चुकी थी। पहले तो ये मिंशी को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि लड़की तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। तो वो कह देती है कि मैंने आपकी फैमिली में बहुत सारे लेटर्स लिखे और मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, तो मुझे जॉब के लिए बात करने के लिए मुझे खुद ही आना पड़ा आपके पास। अब इसे ऐसे देखकर वो हैरान तो होता है भला कि ऐसी ड्रेसिंग करके इंटरव्यू देने के लिए कौन आता है भला, और उसे इस तरह से देखकर वो पहले तो उसे अपने क्लोज बुलाता है। जैसे ही बेचारी आती है तो यहाँ पर तो उसने तो उसे पकड़ ही लिया था। तो ये कह देती है कि मैं एक ट्यूटर हूँ, कम से कम आपको मुझे रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। पहले ही कुछ लड़कियां जिनजान के पास ऐसे ही एक्सक्यूज देकर ट्यूटर के लिए आई हुई थी, तो वो इसीलिए उसकी बातों पर तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला था। तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हारी जितनी भी बोली है मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये रोक देती है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ट्यूटर हूँ और आपसे जॉब के बारे में ही बात करने के लिए आई हूँ। अब अचानक से ही इसकी नज़र एक कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ती है, जिससे इसे पता चलता है कि जिनजान कोई और बिजनेस नहीं बल्कि मेडिसिन का ही बिजनेस करता है। अब इस वक्त ये किसी बैड सिचुएशन से ही गुजर रहे थे और ये अपसेट था, और तभी ये इनके पीछे पीछे आती है और इसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस तरह का मिंशी ने प्लान बनाया था वो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और इसको ये भी समझ में आ गई थी कि ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर और स्मार्ट लड़की है। और उसने उसे एक चांस देने का डिसीजन ले लिया था और उसे नंबर देता है, और वो खुद ही कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें कल लेने के लिए आ जाएगा, देखते हैं कि कल तुम टीचर बनने के लायक हो भी या नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे पर मिंशी अपने करेक्ट टाइम पर जिनजान के ही नेफ्यू, जिसका नाम है जियाडिंग, उसे पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है, और मिस्टर चैंग उसे जियाडिंग के ही रूम में लेकर जाने लगे थे। और हमारे हीरो ने अभी से ही वॉच देखनी स्टार्ट कर दी थी कि बाकी ट्यूटर्स की तरह जियाडिंग ने इसे भी मिनटों में ही यहाँ से भगा देना है। लेक्चर तो वो कभी कंप्लीट होने ही नहीं देने वाला। जैसे ही मिंशी जियाडिंग के रूम की तरफ जाने लगती है तो आगे से देखती है कि बहुत ज्यादा अंधेरा है। जियाडिंग इसे डराने की कोशिश कर रहा था, पर ये डरने वालों में से नहीं थी। जियाडिंग ने काफी सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे, लेकिन इस पर तो कोई भी ट्रैप्स का असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था कि ये लड़की बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मिंशी जियाडिंग से कहती है कि हम दोनों मिलकर कोई डील कर लेते हैं, तुम्हें चाहिए एक अच्छी टीचर और मुझे चाहिए मेरे पैसे, और वैसे भी हर रोज जो ट्यूटर आती है तुम उनसे तो तंग ही हो चुके होंगे, तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया करूंगी और तुम पर कोई भी सख्ती नहीं करूंगी, तो हम दोनों मिलकर कोऑपरेट कर लेते हैं। वो भी मान गया था और कहता है कि वैसे भी मैं भी तंगी आ गया था, क्या रोज रोज नए नए टीचर्स को भगाना। अब इन दोनों के बीच में तो ये डील पक्की हो गई थी, और अपना लेक्चर खत्म करने के बाद ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं, और इन दोनों को देखकर ऐसे अपना हीरो तो शॉक्ड ही रह गया था एकदम से, और कहता है इस लड़के में कोई ना कोई बात तो है ही सही, जो जियाडिंग ने इसे बर्दाश्त कर लिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है फैंग की, जो कि डायरेक्टर की बेटी होती है, और जिन फैमिली और फैंग फैमिली के बीच एक कोऑपरेशन हुई थी, तो इसलिए ये अक्सर जिनजान का दिमाग खाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो जिनजान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, पर जिनजान उसे कोई ज्यादा खास भाव नहीं देता। अब ये सब देखकर जियाडिंग तो पहले से ही मिंशी को वार्न करता है कि आप हमारी फैमिली में तो आ तो गई है, लेकिन आपको इस लड़की से बहुत ज्यादा बच के रहना होगा, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की को इसने मेरे अंकल के क्लोज आने ही नहीं दिया। अब यहाँ पर मिंशी और जियाडिंग आ जाते हैं। जैसे ही फैंग की नजर मिंशी पर पड़ी थी, फैंग तो एकदम से हैरान हो जाती है मिंशी को देखकर। अच्छा, तो ये है न्यू ट्यूटर जो जियाडिंग को पढ़ाने के लिए आई है। खाने पर यहाँ पर इसे जिनजान ने इन्वाइट कर ही लिया था। ये देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। वैसे तो जिनजान को खाने में मीठा पसंद है, लेकिन आज के दिन उसने स्पेशली ही सारे के सारे स्पाइसी डिशेस ही प्रिपेयर करवाए थे, और वो भी मिंशी के लिए। अब ये सब कुछ देख देख कर ही फैन का जलन के मारे और भी बुरा हाल हो रहा था, और तो जिनजान मिंशी को बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था। मिंशी का वो ख्याल भी रख रहा होता है। अब जैसे ही मिंशी के मुंह में खाना लगा हुआ देखता है, तो वो अपने हाथों से ही जल्दी से उसे वाइप करने लगा था। ये देखकर तो फैंग की लिमिट्स बिल्कुल ही जवाब दे जाती है। ये क्या बात हुई, मेरे साथ तो कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसे कि वो इस मिंशी को ट्रीट कर रहा है। और आज के दिन ही इसने मिंशी को बहुत सारे पैसे भी दे दिए थे कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, हमारी
फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। मिंशी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली ही गई थी और बाद में ये भागा भागा ही पानी पीने लगता है क्योंकि आज का खाना वाकई में ही बहुत ज्यादा स्पाइसी था। अब इसके बाद फैंग बाहर आने के बाद मिंशी को वार्न करने लगी थी कि मेरे बंदे से तुम दूर रहना। समझ में आया क्या तुम्हें? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसे सेडिस करने के लिए ही आई होगी। अब ये सारी बातें जिनजान और जियाडिंग भी छत पर खड़े सुन रहे होते हैं। वेल, अब मिंशी भी किसी से थोड़ी ना कम होती है, इसलिए ये फैंग से कह देती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आई हूँ और मेरे कोई और इंटेंशंस भी नहीं है और तुम्हारे क्रश पर मुझे थोड़े ना डोरे डालने हैं। अब ये सुनकर हमारा हीरो जिनजान तो यहाँ पर स्माइल ही करने लग जाता है कि वाह, इसे जवाब देना भी आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल है। वेल, अब ये तो हंसकर उसे कह देती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक फ्रेंड मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है और कह देती है कि वैसे भी मेरे यहाँ पर कल पार्टी है, अगर हो सकता है कि तुम लोगों को वहाँ पर कोई इन्वेस्टर मिल भी जाए। अगर तुम्हें वहाँ पर आना हो तो तुम अपने दोस्त को लेकर आ जाना। अब ये कहकर फैंग वहाँ से चली ही जाती है। अब मिंशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पैसों की खातिर मैं इस फैमिली में आ तो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फैंग नाम की लड़की से मेरा कोई पाला पड़ने वाला है और अब तो पता नहीं मुझे इस फैंग नाम की लड़की की वजह से आगे कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर जिसका नाम के यांग होता है इन दोनों तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान मिंशी पर ही होता है और वो भी वो गंदी नजरों से मिंशी को देख रहा था। अब ये देखकर उसके फ्रेंड लोग को बर्दाश्त नहीं होता और वो भी ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा होता और उसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी फ्रेंड मिंशी के बारे में ऐसे फिजूल सी बातें कैसे कर सकता है। अब ये देखते ही देखते ऊपर से यहाँ पर फैंग की भी एंट्री हो गई थी। खैर, वो भी बातों ही बातों में इसे बुरा भला तो कह ही देती है। अब लू तो बस बेचारा बर्दाश्त ही करता रह जाता है कि अभी इनसे क्या ही बहस करनी। अब ऊपर से यहाँ पर हमारे हीरो जिनजान की भी एंट्री हो ही गई थी। इस पार्टी में वो इससे यहाँ पर मिलने के लिए आया ही था और फैंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसका हाथ एक बहाने से साइड में कर लेता है। अब जैसे ही मिंशी की नजर जिनजान पर पड़ती है तो उसे एक आइडिया आ जाता है कि हम उसे ही यूज करके अपने लिए एक इन्वेस्टर प्लान के लिए प्लान कर सकते हैं। फौरन से उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। मिंशी को जिनजान के पास देखते ही ये सारे लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हालांकि इसके पास तो कभी कोई लड़की गई ही नहीं है, जरूर उस लड़की मिंशी में कोई ना कोई बात तो है ही। अब यही सब देखते ही देखते एक आदमी मिंशी के पास आकर पूछने लगा था, वैसे आप इस वक्त मिस्टर जिन से क्या बात कर रही है? तो वैसे ही ये आगे से कह देती है कि हम तो बस मूवी के बारे में ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे। हमारा हीरो तो जिनजान ये सब कुछ देखते ही वहाँ से चलता बन जाता है। अब यहाँ पर तो फैंग को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये मुझे छोड़कर मिंशी के क्लोज कैसे जा सकता है, ये मिंशी के क्लोज जाने की कोशिश भी कैसे कर सकता है, ये गुस्सा आ रहा था उसे। अब मिंशी को बाहर जाते हुए जिनजांग ने देख लिया था और वैसे ही जिनजांग उसके पीछे पीछे आ जाता है। मिंशी गिरने वाली होती है लेकिन जिनजांग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरा यूज किया ना, आज तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा इस्तेमाल कर सके। मिंशी कह देखती है कि ठीक है, मैंने आपका यूज किया, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझसे नाराज हैं, वरना आप यूँ इस तरह मुझे पकड़ कर खड़े ना होते। वो तो इसके ब्रेवनेस को देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था मिंशी से और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा शार्प टंग हो। अब ये भी आगे से उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चलती बनती है। अब इतने में यहाँ पर फैंग आ जाती है जो जिनजांग से कहती है कि कहीं तुम मेरा तो वेट नहीं कर रहे थे। ये तो उसे फुल इग्नोर करके वहाँ से चला ही जाता है। अब नेक्स्ट डे मिंशी जियाडिंग को पढ़ाने आई थी तो ये देखती है कि वो अभी तक अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। वेल, अब ये उसे कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी, अगर तुम ना उठे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें उठाना पड़ेगा। वेल, अब ये 3 तक काउंट करती है पर फिर भी जियाडिंग नहीं उठता है तो ये वाली स्टिक लेकर वो उसकी बैक पर ही दे मारती है। अब यहाँ पर तो हमारा हीरो जिनजांग ही था, जैसे ये उठता है तो ये इसे पकड़ता है और एक्सीडेंटली इन दोनों में किस हो जाती है। अब इन दोनों की ये वाला सीन तो भी जियाडिंग ने भी देख लिया था और उसने तो इसके चेस्ट पर ही हाथ रख दिया होता है। उसको रियलाइज होते ही ये एक्सक्यूज करते हुए नीचे ही आकर बैठ गई होती है। अब पहले तो वो उसे उठाता है और पूछता है कि ये बताओ तुमने मुझे स्टिक से क्यों मारा, और वो भी मेरे नेफ्यू को मारने की कोशिश कर रही थी। तो ये कह देती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं काउंटिंग करूंगी, अगर ना उठे तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इधर जियाडिंग के रूम में सोए होंगे और आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये तो जियाडिंग का रूम है ना। तो वो कहता है कि रात को जियाडिंग की तबीयत खराब हो गई थी और वो मेडिसिन नहीं ले रहा था, तो रात में मजबूरी में मुझे यहाँ पर आना पड़ गया।
जैसे ही मिंशी को पता चल गया कि जियाडिंग ने दवाई नहीं ली इसे, तो इसकी फिक्र ही होने लग गई थी। इसने तो उसके लिए फ्रूट पॉरेज बनाकर उसमें मेडिसिन डालकर उसे देने का डिसाइड कर लिया था। पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि कहीं तुम जियाडिंग को पॉइजन देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये तो कह देती कि ऐसा नहीं है, मैं तो इसमें मेडिसिन मिलाकर उसे दे रही थी, उसे अच्छा लगेगा। और जो पॉरेज इसने बनाया था वो हमारे हीरो जिनजैंग को भी दे देती है। वैसे तो जिनजैंग ने इसे गरम गरम ही खा लिया था। उसके देखने पर ऐसे फील करवाता है कि जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे उसके जाते ही बेचारे की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब ये फॉरेज यहाँ पर वाकई में जियाडिंग को भी बहुत पसंद आ गया होता है, पर अब ये खाने के बाद ये मिंशी इसे तो होमवर्क करने के लिए ही बोल रही होती है। और इधर दूसरी तरफ हमारे हीरो जिनजैंग को वो फ्रूट फॉरेज बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था कि जो भी फ्रूट फॉरेज एक्स्ट्रा बनाया होता है वो सारा का सारा ही इसने खत्म कर दिया होता है। और मिस्टर चेन को जो भी पॉरेज मिला होता है ये तो उन बटलर अंकल से भी वो भी पॉरेज बॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात को मिंशी के घर के बाहर जिनजैन बल्कि उसके साथ ही जियाडिंग भी पहुंच गया था कि मैं अपने टीचर को खाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। आखिर वो उन्हीं की वजह से ठीक हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझे पॉरेज बनाकर पिलाया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वैसे अंकल आपको तो यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो अंकल जियान ही छोड़ देते। जिनजैन कहता है कि नहीं नहीं जाओ बेटा, तुम जाकर उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करो। अब जियाडिंग को तो समझ में आ ही जाता है कि नहीं नहीं ये सारा मामला लव का ही हो सकता है, नहीं तो अंकल खुद कैसे एक लड़की को खाने के लिए इन्वाइट करने के लिए खुद कैसे आ सकते थे। अब आगे मिंशी तो जियाडिंग को देखकर एकदम से हैरान ही रह गई थी। पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूँ, इसलिए आपको डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था। अब इतने में ही यहाँ पर फिर से एक डोरबेल होती है। अब जैसे ये डोर ओपन करती है तो वही वाला आदमी था, वही इन्वेस्टर जबरदस्ती अंदर घुसते हुए इससे बदतमीजी करने लगता है, बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। अब ये सब कुछ देखकर जियाडिंग भी उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, बट इन साहब ने तो उसे भी धक्का दे दिया था। और इसी बीच हमारे बेचारे मिंशी को भी चोट लग जाती है। वो बंदा मिंशी के साथ जबरदस्ती करता, इतने में ही यहाँ पर जिनजैन ने आकर इसकी अच्छे से धुलाई कर दी होती है। और ये देखते ही यंग साहब तो वहाँ से फौरन से ही फुर हो जाते हैं। जिनजैन तो उसे मारना चाहता था पर वो मना कर देती है। अब जैसे ही ये नोट करता है कि इसके पैर पे तो बहुत अच्छी खासी चोट आ रखी है, तो ये फौरन से उसे रूम में लाकर उसे मेडिसिन ही लगाने लग गया था। वो नोट करता है कि इसे पेन हो रहा है बट वो फील नहीं करवा रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये अकेले रहती है और इसलिए आए दिन कोई ना कोई इसे परेशान करता ही रहता होगा। अब जैसे ये नोट करता है कि इसके नेक पे भी चोट लगी हुई थी, हमारा हीरो मेडिसिन लगाते हुए जैसे उसे ब्लो कर रहा होता है, तो तब तो मिंशी की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। अब यही देखते ही देखते यहाँ पर जियाडिंग की एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या बात हुई अंकल, आपने मुझे चोट पर लगाने के लिए ये बॉइल्ड एग दे दिया और मेडिसिन के बारे में तो मुझे पूछा ही नहीं, और मेरे टीचर को तो यहाँ पर मेडिसिन लगाने के लिए ही बैठ गए। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये सुनते ही मिंशी तो स्माइल करने लग जाती है और यहाँ पर मन में ये भी सोच रही होती है कि इसके खिलाफ बहुत ही बुरे रूमर्स फैले हुए हैं कि ये बहुत ही बड़ा विलन है, पर ये असल में इतना बुरा भी इंसान नहीं है। अब बाद में यहाँ से वापस जाते हुए उसे बता रही होती है कि वैसे भी तो बच्चों को सिखाना हमारा ही काम होता है, इसके सामने आप फाइटिंग वगैरह मत किया करे वरना ये भी वही सीखेगा। ये सुनते ही जियाडिंग कहने लगता है कि इन्होंने बिल्कुल सही किया, यांग के साथ मैं होता ना अगर उसकी हड्डियां वगैरह तो तोड़ ही देनी थी। अब ये फौरन से ही उसे चुप करने के लिए बोल देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, आइंदा से बच्चों के सामने मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर वो जियाडिंग को लेकर वैसे जाने लगता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जियाडिंग के सामने नहीं लेकिन उसके बाद में इन दोनों ने उसे पकड़ ही लिया था। उस यांग को पकड़ने के बाद ये उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये काम किसके कहने पर किया है। अब इन्हें तो पता चल ही जाता है कि ये तो फैंग का कजन है। वैसे वो तो कह ही रहा होता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे ये सब करने के लिए फैंग ने बिल्कुल नहीं बोला था। वैसे भी मैं पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वैसे भी पार्टी में मुझे मिंशी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं तो बस उसका दिल जीतने के लिए ही पहुंच गया था उसके घर पर। अब ये सुनते ही हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या दिल जीतने के लिए, किसी के साथ जबरदस्ती करना तुम्हारे यहाँ पर ये मतलब होता है इसका। और मिंशी से कहने लगता है कि तुम इस बंदे को जो पनिशमेंट देना चाहती हो वो तुम दे सकती हो। मिंशी कहती है कि इसे मारते नहीं है बल्कि इसे छोड़कर ये जाके उस बंदे को ये सब बता दे जिसने इसे ये सब कुछ करने के लिए कहा है। अब ये कह देता है कि आइंदा से मेरी गर्ल यानी कि मिन फैमिली से जो भी मेंबर है उसे हार्ट या टच करने की जरा भी हिम्मत मत करना। अब ये ड्रिंक में वही वाली पिस्तौल की गोलियां वगैरह मिलाकर इसे पीने के लिए कह देता है। वो पिलाने के साथ साथ ही इसकी कुछ हड्डियां वगैरह भी वो तोड़ ही देता है।
इसके बाद वो यांग पहुंच गए होते हैं फैंग के पास और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने उस लड़की को परेशान करने के लिए चला गया था, अब तुम्हें देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। फैंग को तो गुस्सा आ रहा होता है कि तुमसे तो एक लड़की भी निपटाई नहीं गई, पता नहीं आगे क्या होगा तुमसे। अब इसे कुछ पैसे वगैरह दे देती है और कहती है कि इस सिटी को छोड़कर कहीं चले जाओ। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फैंग मिंजी से ही अपोलोजाइज करने के लिए आ गई होती है। मैं जानती हूँ कि मेरे कजन की वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर कोई नहीं, कंपनसेशन के तौर पर मुझे पता है कि आप लोग जो मूवी बना रहे हो उसके लिए आपको एक्ट्रेस चाहिए तो सही, मेरा एक फ्रेंड है डिंग, उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी मैं आपको। ये फैंग मैडम तो सिर्फ और सिर्फ चिनजान के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है। अब मन ही मन में ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है कि अब वो तो मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। अब ये तो समझ ही जाता है कि मेरी वजह से ही फैंग ने उसके कजन को कहा होगा कि वो तुम्हें परेशान करे आकर, तो ये इसलिए मिंजी से कहता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। अब ये सुनने के बाद तो वो आगे से बिना हिचकिचाई से कह देती है कि मुझे और पैसे चाहिए, कहती है कि मेरे लिए तो वही बहुत है। अब ये सुनते ही ये तो स्माइली करने लग जाता है कि वाह, इसे तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है। अब नेक्स्ट डे हमारे सेकंड लीड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोंग, और ये कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो का ही राइवल होता है, और हाँ इसे हम कंपेटिटर भी कह ही सकते हैं। ये लोग तो डिंग से मिलने के लिए आए होते हैं। सामने से ही जियांग डोंग को देखकर इसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये और जिनजान दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जहाँ पर जिनजान होता है वहाँ पर ये डोंग नहीं होता, और जहाँ पर डोंग होते हैं यहाँ वहाँ पर जिनजान नहीं पाया जाता। हाँ लेकिन हाँ, जो भी लड़की जिनजान के क्लोज जाने की कोशिश करती है उसने यार एक मुमकिन कोशिश की है कि वो उस लड़की को उससे छीन ले। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं तो ये तो उसे देखते ही रह गया था, और उसे देखते के साथ ही वो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है, और फिर वो मिंजी का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर उसका फ्रेंड आकर उसे मदद करता है। ये कहता है कि अभी तक फैंग नहीं आई है, उसने ही हमें डिंग से इंट्रोड्यूस करवाना था। वो कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये देखते ही फौरन से वो उसे रोक लेता है, कहता है कि ये वाला रेस्टोरेंट मेरा है, आप लोग यहाँ पर आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। अब ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, मजबूरन इन दोनों को यहाँ पर बैठना ही पड़ता है, और जियांग डोंग इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, कहता है सीन में क्या रखा है, मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। ये सब कुछ देखकर तो चिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली वो जियांग डोंग को पसंद करती है, वो किसी और लड़की के क्लोज जाए वो इससे कहाँ बर्दाश्त हो पाता। अब इसने तो इनकी मूवी में काम करने से मना कर दिया था, और ये फौरन से ही वहाँ से चलती बनती है। अब ये दोनों बेचारे यहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे, ये लोग जाने ही लगते हैं, पर वो उसे रोक लेता है। वो जो चाहता था कहता है कि तुम जिनजान के यहाँ पर काम मत करो, बल्कि मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, और तुम मेरी तरफ आना चाहती हो तो तुम बिल्कुल आ सकती हो। कहता है कि वैसे भी जो फैंग नाम की लड़की है ना वो बहुत ज्यादा बुरी है, जिस उससे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। ये कहने लगती है कि मुझे उससे दूर रहने की क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ गुड इंटेंशन से ही चिन फैमिली में एंटर हुई हूँ, और मेरा जो काम है मैं बस वही करती हूँ। अब इन दोनों की ये सारी की सारी बातें फैंग और जिनजान मिलकर सुन रहे होते हैं। अब फैंग मैडम में जिनजान को यहाँ पर लेकर आई होती हैं। जियांग डोंग ने कह ही दिया था कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम इस ड्रिंक को पूरे खत्म किए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। अब यही देखते देखते ऊपर से जिनजान की एंट्री हो जाती है। उसे ड्रिंक करने से रोकता है और कहता है कि तुम कौन होते हो उसे ये सब कुछ करवाने वाले। वो कहता है कि ये मेरी गर्ल है, इससे दूर ही रहना जितना हो सके उतना। वो कहता है कि ठीक है। कहता है कि अगर तुम उसे इतना प्रोटेक्ट करने लगे हो तो तुम उसकी जगह पर ये वाइन क्यों नहीं पी लेते। अभी वो पीने लगता है तो मिंजी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है, और वहाँ पर जितने भी सारी की सारी ड्रिंक्स रखी होती है वो सारी की सारी पी ही लेता है। अब यहाँ पर जियांग डोंग तो सोचने ही लगा था कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, वरना आज तक किसी की भी साइड इन मिस्टर ने नहीं ली है जितनी ये तुम्हारी ले रहा है। अब ये सब देखकर तो फैंग को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या बात हुई, इस लड़की के खातिर उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली। अब बाद में मिंशी को फिक्र होने लगती है कि मेरी खातिर ही जिनसान ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली, सो वो उसके लिए मिल्क एंड ग्रेप्स लेकर जाने लगती है। यहाँ पर जिनसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, तो ये आकर उसे कहती है कि आप ग्रेप्स खा लेंगे तो आपका नशा उतर जाएगा। ये सुनकर वो कहता है कि मेरा हैंगओवर उतारने के लिए ग्रेप्स किस काम के आएंगे, और फिर कहता है कि वैसे भी तो इन्हीं ग्रेप्स के तो वाइन्स बनती हैं। तो मिंशी उसे कहने लगती है कि नहीं, ये वो ग्रेप्स नहीं होते, वो कोई और ग्रेप्स होते हैं। तो वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। और फिर कहता है कि ठीक है, मेरे हाथ गंदे क्या तुम मुझे खिला दोगी। और फिर वो भी उसे खिलाने ही लगी थी, वो तो बस इसे टीज ही करने लगा था। इसके एक बार खिलाने के बाद में तो वो खुद ही खाने लग गया था ग्रेप्स को लेकर। अब इसके बाद वो उसे मिल्क देने की कोशिश करती है, लेकिन टकराने के कारण
तुरंत दूध के सारे छींटे इसके कपड़ों पर ही गिर गए थे और ये टिश्यू लेकर साफ करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो ये सांप तो अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और फिर वो उसे रोककर उसे मना कर देता है। अब इतने में किसी की आहट सुनकर ये तो मिंशी को छुपाने ही लगा था, कहीं मेरे साथ इस लड़की को देखकर कहीं ना इसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए या फिर लोग इसके बारे में रूमर्स ना फैला दे। और फिर उस आदमी को जो कि यहाँ पर आया था, जिनजान ने उसे यहाँ से भेज ही दिया था। मैं इसकी इयररिंग उसकी शर्ट के साथ अटक गई थी। ये बड़े प्यार से ही उस इयररिंग को निकाल कर उसे दे देता है। अब बातों ही बातों में जिनजान ने मिंशी को अपने घर में ही शिफ्ट होने के लिए कह दिया था, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, वरना ऐसे ही हमारी फैमिली की वजह से लोग तुम्हें परेशान करने के लिए आते रहेंगे। अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, इसका फ्रेंड इन दोनों का ही आने का वेट कर रहा था। अब जैसे ही उसके फ्रेंड को पता चलता है कि जिनजान चाहता है कि मिंशी उसके घर पर आकर शिफ्ट हो जाए, तो मिंशी का फ्रेंड मिंशी से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, वैसे भी उनके घर में बहुत सारे गार्ड्स है, सो इस तरह से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तभी ये सुनते सुनते ही पीछे से जिनजान आकर कहने लगता है कि वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल सही सलाह दे रहा है तुम्हें। अब ये भी सुनकर स्माइल करने लग देती है। उसका फ्रेंड जैसे इसे साइड कर देता है तो ये दोनों क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। इस फीलिंग में ये तो उसे वहाँ शिफ्ट होने का बोलकर वहाँ से चलता ही बनता है। अब बाद में फैंग मैडम तो यही सोच रही होती है कि ये अभी तक ड्रंक होगा, सो इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। अब ये गुस्से में फैंग को खुद से दूर रहने के लिए ही बोलने लगा था। ये देखकर फैंग यही कहने लगती है कि वैसे भी उस लड़की में क्या खास बात है, आखिर वो है तो एक गरीब सी लड़की है। वही हमारी फैमिली की बात करो, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है और अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फ्यूचर में तुम्हारा ही फायदा होगा ना। तो ये सुनते ही वो कहने लगता है कि मुझे प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं है, मैं किस लड़के को पसंद करूँ या ना करूँ, आखिर इस बात का तुमसे क्या लिंक हो सकता है। उसका इतना ही बोलना और फिर ये तो रोने ही लग जाती थी। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती पर फिर भी जिनजान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती थी। वो तो बार बार इसे यही कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही कभी करूंगा, पर ये मैडम तो बस सिर्फ इसके ही पीछे पड़ी हुई है। मिंशी के घर आने के बाद इसके फ्रेंड ने पैकिंग में इसकी मदद वगैरह करी दी थी और फिर कहने लगता है कि जब भी अगर तुम्हें जिनजान परेशान करने के लिए आएगा तो फिर इस स्प्रे को उसके ऊपर छिड़क देना, फिर देखना कि उसके बाद उसकी कैसी हालत खराब हो जाती है। जिनजान को तो फैंग बचपन से ही पसंद करती आई थी और इतनी आसानी से तो वो किसी और लड़की को जिनजान के करीब जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए अब ये मिंशी से निपटने के लिए फुल प्लान ही बना कर रखी थी। और दूसरी तरफ जिनजान तो वाकई में ही मिंशी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गया था। ये जैसे ग्रेप्स को देखता है तो इसे मिंशी की ही याद आने लगी थी और फिर ये वाले ग्रेप्स तो वो जियाडिंग को भी खाने नहीं देता। अब जैसे उसे पता चल गया था कि कल ही टीचर हमारे साथ रहने के लिए आने वाली है, अब इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब जैसे ही नेक्स्ट डे मिंशी की एंट्री हो गई थी, ये तो बहुत ही जोशो खरोश के साथ इसको उसका रूम ही दिखाने लग गया था और फिर उसे बताने लगता है कि मेरा, आपका और अंकल का, हम तीनों का रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे मैंने कहा था अंकल को कि आपको नीचे का रूम दे दिया जाए, पर उन्होंने मना कर दिया। वैसे देखा जाए तो अजीब ही बात है, आप में कोई ना कोई खास बात है ही सही। आज पहली बार मेरे अंकल ने हमारे घर में किसी लड़की को रहने की इजाजत दे दी है। और फिर भागा भागा अंकल के पास आता और कहता है कि वैसे मैंने टीचर को उनका रूम दिखा दिया है। और फिर ये उन दोनों को वहाँ पर साथ में छोड़कर वहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये साहब मिंशी को खुद के लिए फ्रूट फॉरेज बनाने के लिए कह देता है। ये भी फौरन से मान जाती है कि ठीक है मैं जरूर बनाऊंगी। अब उतने में जिनजान के लिए फॉरेज लेकर फैंग की एंट्री होती है, लेकिन उसका वाला इसने लेने से साफ मना ही कर दिया था। और फिर उतने में ही जियाडिंग की नजर पड़ती है कि अंकल की शर्ट पर एक लिपस्टिक का निशान है। वो रात को ड्रंक हो गए थे, जरूर उनके साथ मेरी टीचर ही होनी है। और फिर जब ये शर्ट अंकल को दिखाने के लिए आता है, कहता है कि आपने मेरे लिए आंटी ढूंढ ली है और इस बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताओ आखिर वो कौन है। ये सुनते ही फैंग तो बहुत ज्यादा खुश नजर आती है और कहती है कि असल में गलती से ये रात में मुझसे ही छूट गया था। अब ये सुनते ही ये हैरान हो जाता है कि मैंने समझा था कि रात को इनके साथ मेरी टीचर ही होगी, लेकिन ये फैंग मैडम आकर कहाँ से पहुँच गई मेरे अंकल के साथ, और वो भी मेरे अंकल के रूम में। ये तो कह देती है कि मैं ये शर्ट खुद ही जिनजान को धोकर दे दूंगी, पर जिनजान उसे लेकर फेंक देता है। जब मैं एक बार एक चीज यूज करता हूँ उसे मैं फिर दोबारा यूज नहीं करता। इतना सब कुछ सुनाने के बावजूद भी वो इसके क्लोज आकर बैठने लगती है। फिर वो उससे दूर बैठने लगता है और फिर गुस्से में कहने लगता है कि कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही खामखा मेरी लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए आ ही जाती हो। अब इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी इन मैडम पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो कह रही होती कि इस लड़की को तुमने अपने घर में रहने की इजाजत तो दे दी है,
लेकिन आखिर तुम्हें पता है क्या लोग इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी गंदी बातें कहेंगे। ये सुनने के बाद वो कह देता है कि कोई कहकर तो दिखाए, मैं उनके हाथ पैर ना तोड़ दूं और आइंदा से कोई इसे बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब देखा जाए तो वो फैंग के साथ बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है और जब बात करने की आती है मिंशी के साथ तो उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। बहुत ही प्यार से कहने लगा था और इवन कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव करने की भी कोशिश करता है कि कल रात को फैंग उसके साथ नहीं थी। ये हैरान तो होती है कि आखिर वो सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है। खैर यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनने और देखने के बाद तो ये फैंग मैडम तो यहाँ से चलती ही बन जाती है और उसने उसे बताया कि कल मैंने लू के साथ ही मूवी के बारे में बात करने के लिए जाना है एक इन्वेस्टर से। तो वो कह देते हैं कि मिस्टर चियान तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अपना चार्म वगैरह दिखाने के लिए वो मिंशी के क्लोज आता है, लेकिन वो तो इसमें कोई भी खास इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी और इसी बात की तो चिंजान को ज्यादा हैरानगी होती है कि ये लड़के तो सबसे अलग ही हैं। और फिर इन दोनों को ऐसे जियाडिंग ने भी देख ही लिया था। खैर वो तो यही चाहता था कि उसके मेरे अंकल की लाइफ में मिन टीचर आ जाए तो ये तो मेरे लिए ही बेहतर होगा। अब यही सोचते सोचते ये रात को भी अपने अंकल के साथ यही बात करने के लिए आ ही गया था और फिर आकर यही कहने लगता है कि क्यों ना मैं मिंशी को अपनी स्टेप मॉम बना लूं। अब इस बात को सुनते ही चिंजान तो एकदम शॉक ही रह जाता है। फिर कहने लगता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, और वैसे भी अगर मिंशी को पता लग गया कि तुम्हारे डैड कितने ज्यादा केयरलेस है तो क्या वो उनके लाइफ में आएगी? तुम्हारे डैड ने तो कभी तुम्हें भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए, बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे साथ ही रहे हो तुम। जियाडिंग कहता है कि ठीक है, अगर आप मिंशी को पसंद करते हो तो आप उसका दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप ऐसा करते हो तो जो मैंने अभी अपने डैड के बारे में बात की थी वो मैं भूल ही जाऊंगा। अब ये तो जानबूझकर अंकल के सामने ये सब कुछ कह रहा होता है ताकि अंकल अपने फीलिंग्स जल्द से जल्द मिंशी से कर ही दे। अगली सुबह मूवी के बारे में बात करने के लिए ये लू के साथ उस इन्वेस्टर के पास आई होती है और इन दोनों को तो जियांग डोंग ने भी देख लिया था। अब वो ठरकी सा इन्वेस्टर मिंशी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बाद में इन्वेस्टर को पता चलता है कि वो जिसका पैर पकड़ा हुआ है वो बल्कि मिंशी नहीं बल्कि लू ही है। लू को तो गुस्सा आ गया था, कहता है कि ये क्या हरकत कर रहे हो आप। वो इन्वेस्टर आगे से उठ खड़ा होता है कि तुमने अभी मेरे साथ बदतमीजी क्यों की। अब इससे पहले कि वो इन्वेस्टर इन पर ड्रिंक फेंकता है जियांग डोंग ने आकर इनकी हेल्प कर दी थी। जियांग डोंग की भी सिटी में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, वो भी तो एक विलन ही होता है। इसे देखकर तो वो मिस्टर यहाँ से भागे गए थे। अब ये इन लोगों से कह रहा होता है कि मैंने देखा है कि आप लोगों को अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टर चाहिए तो वो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों तो मना कर जाने लगे थे। वो कहने लगता है कि मैं आप लोगों का लाइफ सेवर हूँ तो आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकते हैं। मैं जो ऑफर दे रहा हूँ वो इतनी अच्छी तो है, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। अब उसे जान छुड़ाने के लिए जो स्प्रे इन लोगों ने तैयार किया था वो उसे पकड़ा कर ये लोग तो वहाँ से भाग निकलते हैं। जाने के बाद ये बाद में उस परफ्यूम को खुशी खुशी यूज करने की कोशिश करता है, बट वो तो एक पेपर स्प्रे होता है और सारी की सारी मिर्ची इसकी आंखों में चली जाती है। दूसरी तरफ आज के दिन चिंजान की बर्थडे थी और फैंग मैडम की भी एंट्री हो ही गई थी और आते ही कुछ सर्वेंट को सही से काम करने के लिए बोल रही होती है, बल्कि उन सर्वेंट को तो डांटने भी लगी थी। और ये सब कुछ चिंजान भी देख लेता है, उसे पसंद नहीं आता है। कहता है कि मेरे घर में आके ऐसे हीरोपंती दिखाया मत करो, तुम्हारा ऐसे इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उतने में ही यहाँ पर हमारी मिंशी रेडी होकर आती है तो उसे हमारा हीरो तो देखते ही रह जाता है। मिंशी को रेडी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियाडिंग ही था। ड्रेस उसने ही सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पर आए सारे गेस्ट का वो अच्छे से वेलकम कर ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर जियांग डोंग की भी एंट्री हो ही गई थी। वो स्पेशली तो यहाँ पर मिंशी से ही मिलने के लिए आया होता है। वो इसे जो भी गिफ्ट देता है तो उसे वापस ही कर देता है। कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, कहता है कि ठीक है और कहता है कि मिंशी को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर मिंशी और जियाडिंग दोनों ही उससे छुपने लगे थे। चिंजान तो उसे यहाँ से चले जाने के लिए ही बोल रहा होता है और फिर कहने लगता है कि मेरी गर्ल से तुम दूर ही रहना। और फिर ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल हम दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर उसने मुझे एक परफ्यूम भी गिफ्ट किया था। और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बर्थडे का गिफ्ट मिल गया है उससे। अब इस बात का तो इसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब जियाडिंग को मशरूफ देखकर फौरन के उसके पास फैंग की एंट्री होती है। इस पार्टी में चुपके से जियांग डोंग को फैंग ने इनवाइट किया होता है इंसान की बर्थडे पार्टी में आने के लिए। यहाँ मिंशी जितना भी छुप लेती, जियांग डोंग की नजर उस पर पड़ ही गई थी। वो उसे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए ही बोल रहा था। बेचारे को मजबूरी में उसके साथ ड्रिंक करनी ही पड़ती है। ये सब जियाडिंग को अच्छा नहीं लगता और उसने केक उसके ड्रेस पर ही गिरा दी थी।
अब ये सब कुछ देखकर तो हमारा हीरो उसकी तरफ थम्स अप कर देता है, कहता है कि ग्रेट, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मिंशी तो इन सारी बातों से तंग आकर ये बाहर आकर स्टार्स को ही देखने लग जाती है और इसके पीछे पीछे ये हमारे हीरो चिनजैन की भी एंट्री हो ही जाती है। अब इसे इसके साथ भी ड्रिंक करनी ही पड़ गई थी। अब ये बता देती है कि कल मेरे एक्सीडेंटली जियांग डोंग से मुलाकात हो ही गई थी और मैं बस आपको बताना भूल गई थी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा, और मुझे नहीं लगता कि वो स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आया होगा। अब ये तो इन सारी बातों को इग्नोर करके वो उससे खुद के लिए गिफ्ट देने के लिए बोल रहा था। वो गिफ्ट इसने उसके लिए बाय किया होता है। ये कहने लगती है कि मैंने नोट किया था कि आपका पहले वाला लाइटर चल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ही आपके लिए बाय कर लो। फिर वो कहता है कि वो तो चलता ही है, मैंने पहले इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता। खैर कोई नहीं, तुमने जो मुझे न्यू गिफ्ट दिया है मैं वही अपने पास रखूंगा आपसे। अब ये तो बड़े प्यार से उसे बर्थडे विश भी करने लगती है। ये यही कहती है कि तुम बस ऐसे ही हमेशा के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और ऐसे ही तुम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए ये बस स्टार्स एंड मून को देख रही थी और हमारा हीरो तो सिर्फ और सिर्फ इसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही जमी होती है। अचानक मिंशी को चक्कर आने लगती है। फिर ये चिनजैन से पूछने लगती है कि क्या तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, आई मीन क्या तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। वो कह देता कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मिंशी तो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही होती है। चिनजैन उसे उठा लेता है और सीधे उसे लाकर बैथटब में ही लिटा देता है और फिर उसे कहने लगता है कि अब तुम बेटर फील कर रही हो ना। ये तो यही कहने लगती है कि अब तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा ताकि मेरी ऐसी हालत हो जाए। वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। तुम खुद ही मेरे क्लोज आए जा रही हो, मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करूँ। अब ये ड्रंक होने की वजह से ये तो उसे किसी कर लेती है, तो वो उससे कहने लगता है कि अगर तुमने ये सब कुछ शुरू किया है तो इसे खत्म मैं ही करूँगा। और बस ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल चिनजैन की आंखें खुलती है और वो तो बड़े प्यार से ही मिंशी को देख ही रहा होता है। जैसे ये इसके गले में एक आदमी का कफ लिंक नेकलेस दिखता है तो और सोचने लगता है कि आखिर ये किसका हो सकता है, या ये किसी और लड़के को पसंद करती है। ये सब कुछ सोच ही रहा था, इतने में ही मिंशी की भी आँख खुल जाती है। ये तो इसे नाराज ही लग रही होती है, जैसे कि कल रात इसके ड्रिंक में इसने ही ड्रग्स दिए हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैं इस बात को तुम्हारे सामने क्लियर करके ही रहूंगा। मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स नहीं दिए थे, इस बात का प्रूफ मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। अब ये फौरन से ही जिया डोंग को कॉल मिलाता है और कहता है कि कल तुम मेरे बर्थडे पार्टी में इसलिए आए थे ताकि तुम मिंशी को ड्रग्स दे सको और फिर तुम अपने इस प्लान में कामयाब हो सको। वो कह देता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट ये इसकी बात पर कहाँ बिलीव करने वाला था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये अपने एक आदमी को कह ही देता है। दूसरी तरफ जियांग डोंग अपने सारे आदमियों को बुलाकर पूछने लगता है, तुम लोग ही मेरे साथ उस पार्टी में आए थे, क्या तुम लोगों ने मेरे पीछे कुछ गड़बड़ी की है। अब मुझे सच सच बताओ कि मिंशी के ड्रिंक में ड्रग किसने मिलाए थे। अब इतने में उसका एक वफादार सेक्रेटरी कह देता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंग के कहने पर, क्योंकि मुझे पता चला कि आप भी मिंशी को पसंद करने लगे हो, तो मैंने भी यही सोचा कि ड्रग्स वगैरह मिलाने के बाद वो आपके और ज्यादा क्लोज आ जाएगी। अब जियांग डोंग तो उस पर गुस्सा करने लगा कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारी वजह से अब चिनजैन मेरे बारे में क्या सोचता होगा। दूसरी तरफ चिनजैन ने स्पेशली नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करवा लिया था स्पेशली मिंशी के लिए, लेकिन वो तो इसे साफ इग्नोर करते हुए वहाँ से चलती बनती है कि वो उससे नाराज थी, इसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ जा रहा होता है। इसलिए फौरन से खुद ही जियांग डोंग के पास पहुँच जाता है और गुस्से में पूछने लगता है कि अब बताओ कि किसकी गलती है। जियांग डोंग के वफादार असिस्टेंट ने अपनी गलती कबूल कर ली होती है। वो कहने लगता है कि इसमें मेरे बॉस का कोई कसूर नहीं है। अब ये तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि अगर इस दौरान मिंशी किसी और के हाथ लग जाती तो क्या हाल हो जाता उसका, और इन सब की वजह से उस बेचारे को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता। खैर जिया डोंग तो कहने लगता है कि मेरे असिस्टेंट से गलती हो गई है, प्लीज इस बार उसे माफ कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मेडिसिन बनाने वाले हो उसके लिए तुम्हें जो भी पैसे वगैरह चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मैं वो तय करने के लिए तैयार हूँ। और ये भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हाँ, उसके आदमी को थोड़ा बहुत पनिश करना वो बिल्कुल नहीं भूलता। कहता है कि जो भी तुमने मेरे गर्ल के साथ गलत करने की कोशिश की थी उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और फिर यही कहने के बाद वो यहाँ से चलता ही बनता है। अब जिया डोंग भी सोच ही रहा था, वैसे उस लड़की में कोई ना कोई खास बात तो है ही सही कि जो चिनजैन खुद चलकर हमारे पास आया और आते ही उसने इतना बड़ा स्टैंड भी लिया मिंशी के लिए। दूसरी तरफ घर पहुँचते ही चिनजैन ने मिंशी को बता दिया था, देखो जियांग डोंग का ही एक आदमी था जिसने कल तुम्हें ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था। मैं कल से सच ही कह रहा था कि मैंने
मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं मिलाया था। मिंशी को थोड़ा बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है कि मैंने खामखाई इस पर शक किया। असल में तो चिंजान की इसमें कोई भी गलती थी ही नहीं। अब इसने भी उससे अपोलोजाइज करने का डिसाइड कर ही लिया था। मिस्टर चन मिंशी से आकर ये कहने लगते हैं कि ये देखिए चिंजान तो मेरे से भी मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या प्लीज आप मेरी ही मदद कर देंगे इसमें। यहाँ पर जैसे ये मान जाती है तो मिस्टर चैन का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फौरन से चिंजान को ही देखने के लिए आ गई थी। अब ये तो इसके सामने जानबूझकर ही इल होने का प्रिटेंड कर रहा था। इसे देखते ही इसे हक भी कर लेता है। इसे जियाडिंग की एंट्री होती है तो ये उसे भगा देता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वो भी फौरन से चला ही गया था। वो ये सारी बात समझ जो चुका होता है। अब सूप पीते हुए ऐसे फील करवा रहा होता है जैसे कि मुझसे ये पिया ही नहीं जा रहा। अब जैसे ये उसे पिलाने की कोशिश करती है तो कुछ उसके कपड़ों पर भी गिर गया था। अब ये कह देता है कि क्या तुम यहाँ पर वाइप कर सकती हो। अब इसके लिए मिस्टर चन को बुलाने के लिए क्या ही जाना। अब ये भी फिर एक कपड़े को लेकर इसके बॉडी को साफ ही करने लग गई थी। अब ये कहने के बाद वो कहने लगता है कि मुझे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स ही चाहिए, और ये कहते ही वो डायरेक्टली उसे किसी करने लग जाता है और इसी के साथ वो जानबूझकर बेहोश भी हो जाता है। अब जैसे ही ये इसका ब्लैंकेट सही करके यहाँ से जाती है तो पीछे से अपने हीरो का स्माइल देखने लायक है। खैर वो इसे टीज जो करने की कोशिश कर रहा था। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।